हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का। और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी यहाँ पे मकसद क्या कहने का है, हम अपने चारों तरफ जो भी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं और जिनको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पाने का मतलब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। तो नहीं देख पाने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सभी जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पाए जा रहे हैं आपके एरिया में और ओवरऑल पर्टिकुलर रीजन में या ग्लोबल आप पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, तो ये सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बना रहे हैं। मीन्स क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो रहा है, वैरायटी। ओके, या हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी आप प्लांट्स, एनिमल या फंगस स्पीशीज देख रहे हैं, ये सभी क्या करते हैं, डाइवर्सिटी बना रहे हैं। इस डाइवर्सिटी के लिए हम लोग, चूंकि लिविंग की बात हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी है ना, यानी लिविंग में पाई जाने वाली जो डाइवर्सिटी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पर, जो रिपोर्टेड बायोडाइवर्सिटी अब तक है कि कितनी स्पीशीज अब तक रिपोर्ट की गई और उनको डिस्क्राइब किया जा चुका है, तो टोटल डिस्क्राइब्ड और रिपोर्टेड स्पीशीज 1.7 to 1.8 मिलियन है, या इसको हम लिख सकते हैं 17 to 18 लाख स्पीशीज। ओके, 17 to 18 लाख स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, जिनको डिस्क्राइब या जिनके बारे में रिपोर्टिंग की जा चुकी है। और मतलब यही लास्ट, हम नहीं बोल सकते कि यही अंतिम हमारे पास डेटा है, यही टोटल नंबर है भाई। अभी भी अगर देखा जाए, स्टिल मिलियन ऑफ स्पीशीज वेटिंग फॉर डिस्कवरी। ठीक है, इनको डिस्कवर करना, इनको डिस्क्राइब करना अभी बाकी बहुत है। मतलब ये अंदाजा माना जाता है 7 to 8 मिलियन स्पीशीज अभी और हैं जिनको ढूंढना है, यानी डिस्कवर करना है, जिनके बारे में डिस्क्राइब किया जाना बाकी है। ये भी माना जाता है कि 50 to 100 टाइम्स स्पीशीज जो थी वो एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। मतलब इतनी स्पीशीज थी और ये क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं जो डिस्कवर की गई हैं, जो अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, उससे कहीं ज्यादा एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं हमारी अर्थ। लोग यहाँ पे रेंज देख रहे हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। इसमें भी अगर हम लोग कैटेगराइजेशन करें तो आपको 1.25 मिलियन एनिमल स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज, और वहीं 0.55 मिलियन प्लांट स्पीशीज हैं। फाइन, इनमें अगर आप देखें एनिमल्स की कैटेगरी में, तो सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोड्स है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम यहां पर जानते हैं हम लोग, आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स हैं, जहां पर ओवर 10 लाख स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं अभी, जो रिपोर्ट की गई हैं। और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है, जहां पे 1 लाख के आसपास स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी, जो रिपोर्टेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज। माइक्रोब्स कहीं ज्यादा हैं, लेकिन वो चूंकि नेकेड आई से आसानी से दिखते नहीं, तो सही हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि टोटली हैं कितने। तो ये तो हो गई बात कि व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म इन द लाइफ फॉर्म्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जो भी वैरायटी हमको दिख रही है, टोटल रिपोर्टेड स्पीशीज जो हैं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, और लाखों अभी खोजा जाना बाकी है। वहीं हम देखते हैं कि काफी ज्यादा स्पीशीज जो रिपोर्टेड हैं या एग्जिस्ट कर रही हैं अर्थ पे, उससे कहीं ज्यादा एक्सटिंक्ट हो चुकी, खत्म हो चुकी।
इन रिपोर्टेड स्पीशीज में से भी 1.25 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की हैं और वहीं 0.55 मिलियन प्लांट स्पीशीज हैं। तो सवाल पैदा ये होता है कि इतना ज्यादा जो डेटा मिल रहा है स्पीशीज का, ठीक है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज डेटा there is need of systematic and scientific study। जाहिर सी बात है कि इतनी स्पीशीज को अगर हम लोग रोज एक स्पीशीज के बारे में पढ़ना शुरू करें तो हमें, मुझे लगता है कि 1-2 जन्म चाहिए होंगे, काफी समय चाहिए होगा इस पूरी स्पीशीज को पढ़ने के लिए। तो एक सिस्टमेटिक स्टडी कर दी जाए, ग्रुपिंग की जाए इनकी, कि हम इनको आसानी से पढ़ सकें। तो अब इसके लिए जरूरत क्या होगी? तो दिस इंक्लूड देयर करेक्ट कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification। तो बात समझ में आ रही होगी कि क्या करना होगा। पहले इनका कैरेक्टराइजेशन हमको करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। जब तक हम उनको कैरेक्टराइज नहीं कर पाएंगे तब तक आइडेंटिफिकेशन उसका क्या होगा, मुश्किल होगा। मतलब उनके फीचर्स को, उनके कैरेक्टर्स को अगर हम लोग देख लें तो हम समझ जाएंगे कि किस पर्टिकुलर ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो हम वहां पे देखेंगे कि भाई प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट्स देखेंगे तो यहां पर हम लोग ये भी देखेंगे कि प्लांट है, फंगस है या एनिमल्स है, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट हैं। तो ये पहला आप क्या करोगे, कैरेक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। जब कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, यानी आइडेंटिफिकेशन भी आपका हो जाएगा। देन आइडेंटिफिकेशन के बाद की कहानी स्टार्ट होगी नामकरण की, यानी नोमेनक्लेचर की। एंड देन आप क्या करोगे, उसको कैटेगराइज कर दोगे पर्टिकुलर कैटेगरीज में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेमिंग की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की। तो नेमिंग 2 तरह से हम लोग देखते हैं, एक तो लोकल नेम होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, साइंटिफिक या टेक्निकल नेम, जिसे हम लोग बाइनोमियल नेम भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम भी बोलते हैं। तो एक तो हो सकता है लोकल नेम और वर्नाकुलर नेम, ठीक है। तो जो लोकल या वर्नाकुलर नेम होंगे वो बेस्ड होंगे किस पे, बेस्ड ऑन लोकेलिटी एंड रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो रीजन है, जिस एरिया में वो पाए जा रहे हैं या जिस लोकेलिटी में पाए जा रहे हैं, उस हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा, उसी लैंग्वेज में नाम दिया जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा होगा। जैसे हिंदी नेम या इंग्लिश नेम तो कॉमन हम लोग जहां बोली जा रही है उसे समझ में आ जाता है, लेकिन अगर ऐसे एरिया में जाएं जहां पे पर्टिकुलर हिंदी या इंग्लिश नहीं बोली जाती, कोई और लैंग्वेज बोली जाती हो, तब कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। वहां पे उसे किसी और नाम से उस ऑर्गेनिज्म को पुकार रहे हो, तो इसकी वजह से होता है क्या भाई, कंफ्यूजन एराइज हो रहा है। फाइन, वही दूसरी तरफ अगर देखें हम लोग साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। तो जो बायोलॉजिकल नेम है ये बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल बनाए गए इनकी नेमिंग के लिए, उस पे ये बेस्ड हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे, मतलब इन्हें वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाएगा। और सारे ही जितने भी साइंस पढ़ने वाले लोग हैं या जो साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजिकल नेम में कोई बदलाव नहीं होगा, वही बायोलॉजिकल नेम होगा जो पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म।
एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे मैंने बोला कि लोकल नेम जो होता है वो कंफ्यूजन कॉज करता है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अरहर दाल की, ठीक है, तो अरहर दाल सभी खाए होंगे या नहीं खाए होंगे तो खा लीजिएगा। तो अरहर दाल को अलग अलग नाम दे दिया जा सकता है। इंग्लिश में इसे हम लोग पिजन पी कहते हैं, तूर दाल भी कहते हैं। फाइन, तो ये आप देख रहे हैं कि दो नाम हो जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग एरिया में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसको येलो दाल भी कहते हैं। लेकिन ये नाम अरहर दाल, पिजन पी, तूर दाल या येलो दाल, या किसी और रीजन में कुछ और नाम दिया जा सकता होगा। इसी तरह से अगर हम लोग गुड़हल के फूल की बात करें, हिंदी में हम लोग उसे गुड़हल या अड़हुल भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग उसको चाइना रोज कहते हैं, बट बायोलॉजिकल नेम उसका कुछ और होगा। तो चाइना रोज की बात कर रहा हूं मैं, चाइना रोज की, तो चाइना रोज को हम लोग अड़हुल भी कहते हैं, गुड़हल का फूल भी कहते हैं। वहीं बायोलॉजिकल नेम अगर इसका देखें अरहर दाल का, तो यहां पर क्या है, कजैनस कजान। उसी तरह से चाइना रोज का देखें तो हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। तो ये बायोलॉजिकल नेम हो गया, और ये नाम जो दिया गया सब जगह एक समान रूप से एक्सेप्ट किया जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कैजेनस कैजान को कुछ और नाम से पुकारे, कैजेनस कैजानी बोलेंगे अरहर की दाल को, और चाइना रोज को हम लोग क्या बोलेंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। लोकल नेम वेरी कर सकता है, ये लैंग्वेज वाइज वेरी कर सकता है, एरिया वाइज वेरी कर सकता है। फाइन, तो जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम के लिए पर्टिकुलर कुछ कोड इस समय मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए तो कुछ कोड्स हैं। ये कोड्स डिसाइड करते हैं कि कोई नया ऑर्गेनिज्म जो आ रहा है वो प्लांट है या एनिमल्स है, और उसका क्या नाम दिया जाएगा। जैसे ICZN, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। किसके लिए भाई, फॉर एनिमल्स। उसी तरह से ICBN फॉर प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। मैं लिख देता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट। इसी तरह से ICBACN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी बैक्टीरिया की नेमिंग के लिए। इसी तरह से ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। इसी तरह से ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स स्पीशीज। मॉडर्न टाइम में अगर हम लोग देखें तो जहां बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर हम लोग देख रहे हैं जिसके लिए कोड लिखा हुआ है ICBN, तो इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई ICN। ICN का मतलब यहां पर क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। चूंकि बुक में ICBN दिया हो तो इसलिए ध्यान इसको हमको रखना है। तो ये डिफरेंट कोड्स हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग नॉमेनक्लेचर करते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के, और ये नाम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। इन सारी कोडिंग में अगर हम लोग देखें जो नॉमेनक्लेचर के लिए इंस्टीट्यूशन या कोड्स हैं, ये फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स को, जो काफी पहले बनाया गया था और आज भी माना जा रहा है, जिसे प्रपोज किया था कैरोलस लीनियस ने।
और उसे हम लोग बड़ा अच्छे से जानते हैं, काफी फेमस नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर कितने तरह का है। टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर कितने टाइप का नॉमेनक्लेचर है। तो पढ़ना तो मेनली हम लोग को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर सिस्टम चलता था वो पॉलिनोमियल टाइप का था, पॉलिनोमियल काफी पहले। देन इसके बाद ट्राइनोमियल, और अभी जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में क्या होता था, ऑर्गेनिज्म का जो नेम होता था, ऑर्गेनिज्म नेम डिस्क्रिप्टिव होता था और बहुत ज्यादा लंबा होता था। मतलब पूरे खानदान आप कह सकते हैं, उसकी ओरिजिन कहाँ की है, कहाँ पर पाया जा रहा है, उस लोकेलिटी का सारी चीजें उसमें होती थी। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का था, उसके बारे में काफी कुछ डिस्क्रिप्शन हो जाता था। तो इसको पढ़ना और साथ ही साथ इसको थोड़ा याद रखना मुश्किल होता था। तो इसमें कुछ बदलाव हुआ। देन आया ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल नाम से समझ में आ रहा है, 3 वर्ड्स नेम, 3 वर्ड्स नेम। तो ये प्रपोज किसने किया था, लैमार्क ने। लैमार्क ने और क्या किया था, बहुत सारी चीजें की थी। एक तो उन्होंने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इन्होंने टर्म बायोलॉजी दिया था, है ना। तो इसमें क्या होता था, इन्होंने जो बोला कि जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, जूलॉजिकल नेमिंग होगी, यानी एनिमल्स की नेमिंग, और दूसरी तरफ बॉटेनिकल नेमिंग यानी प्लांट की नेमिंग। इसमें ये क्या करते थे, जीनस प्लस स्पीशीज देन सब स्पीशीज को इंक्लूड करते थे, यानी थर्ड वर्ड जो था वो सब स्पीशीज। वहीं बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर की बात करें, यानी प्लांट की नेमिंग की अगर बात करें हम लोग, तो यहां पर क्या था, जीनस, स्पीशीज प्लस वैरायटी, यानी स्ट्रेन की बात हो रही थी कि उस पर्टिकुलर प्लांट की क्या कोई और भी वैरायटी है, तो उस वैरायटी के अकॉर्डिंग यहां पर नेमिंग की जाती थी। कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे होमो सेपियन, सेपियन, ओके, होमो सेपियन सेपियन। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये क्या है, सब स्पीशीज कैटेगराइज की जा रही है। नेक्स्ट जो फाइनल हम लोग यहां पे देखेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, 2 वर्ड्स नेम है, 2 वर्ड्स नेम, यानी कि एक जीनस होगा और दूसरा क्या होगा, स्पीशीज होगा। और इसको प्रपोज किसने किया था, कैरोलस लिनियस, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो ये उन्होंने देखा टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर के डिस्क्रिप्टिव टाइप थे, देन ट्राइनोमियल आया, और फिर जो चल रहा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के जो रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोग अभी देख लेंगे, और इस रूल्स को सारे कोडिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, चाहे ICZN हो या ICBN हो या दूसरे नॉमेनक्लेचर सिस्टम हो। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, इसके रूल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रूल है। तो इसको प्रपोज किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने। और इसके कुछ रूल हैं, उन रूल्स को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रूल हैं। पहला कि जो भी नेम होंगे ऑर्गेनिज्म के, वो 2 वर्ड से मिलकर बने हुए, यानी कि 2 कंपोनेंट्स होंगे। पहला रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को। ये सारे नेम जो होंगे, इनकी जो डेरिवेशन होगी, जो ओरिजिन होगी, वो लैटिनाइज होगी, यानी लैटिन वर्ड डिराइव्ड होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो कहीं भी ओरिजिनेट कर रहे हो, कहीं भी पाए जा रहे हो, लेकिन नाम क्या होगा, हमेशा लैटिनाइज्ड होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, बायोलॉजिकल नेम जो होंगे वो लैटिनाइज्ड होंगे, ठीक है, यानी लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जो भी ऑर्गेनिज्म के नेम हमको लिखना है और उनकी ओरिजिन क्या है, इससे मैटर नहीं करता है, हम लोग जो भी नाम देंगे लैटिनाइज। शुरुआत में ग्रीक और लैटिन दोनों का यूज होता था, लेकिन बाद में, यानी इस समय अगर देखें तो लैटिनाइज्ड होता है। एक्चुअल वजह क्या है, जो लैटिन लैंग्वेज है वो डेड हो चुकी है।
तो इसके फॉर्म में या इसके स्पेलिंग में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता है। तो जो नाम दे देंगे वही नाम आगे भी चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट, बायोलॉजिकल नेम हैज 2 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट्स, या हम लिख सकते हैं 2 वर्ड्स। ए रिप्रेजेंट करेगा जीनस को एंड बी रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज को, यानी कि 2 वर्ड होंगे। पहला वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को और सेकेंड वर्ड किसे रिप्रेजेंट करेगा? स्पीशीज को। जब आप नेमिंग करने जा रहे हैं, यानी नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, तो वहां पर आप जब लिख रहे होंगे, हैंड रिटेन जब करेंगे, तो वहां पे जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। ओके, अगर आप हैंड रिटेन कर रहे हैं तो जीनस एंड स्पीशीज सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे हम। फाइन। और अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है तो किस में होगा? अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक में, यानी तिरछा लिखेंगे, है ना। कंप्यूटर में होता है, एमएस वर्ड में अगर आप देखेंगे तो इटैलिक तिरछा हो जाता है, लेकिन हैंड रिटेन सभी तिरछा तो लिखते नहीं है। तो जब हैंड रिटेन आप लिखेंगे तो वहां पे क्या करोगे? सेपरेटली अंडरलाइन करोगे जीनस और स्पीशीज को। वहीं प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो इटैलिक, तब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होगी। फिर आते हैं वापस नेमिंग पे। जब आप जीनस लिखना स्टार्ट करोगे तो पहला लेटर जो जीनस का होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद सारे लेटर क्या होंगे? स्पीशीज के होंगे, चाहे वो जीनस के हो या स्पीशीज के। तो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इन कैपिटल, यानी अपर केस लेटर में होगा, कैपिटल अल्फाबेट होगा। देन इसके बाद जितने भी होंगे रेस्ट इन स्मॉल लेटर में होंगे। इसके बाद जितने भी होंगे वो क्या होंगे? स्मॉल लेटर। अभी एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ भी लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर और अल्फाबेट्स। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हो सकते हैं? इनका जो रेंज होगा इज रेंज बिटवीन 3 to 12, यानी मिनिमम नंबर ऑफ लेटर या अल्फाबेट्स, चाहे जीनस का नाम लिख रहे हो या स्पीशीज लिख रहे हो, तो 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं, यानी 3 and 12 के बीच में रेंज करेगा मिनिमम और मैक्सिमम। नेक्स्ट, ऑथर नेम। ऑथर नेम का मतलब क्या है? बायोलॉजिस्ट की बात हो रही है, टैक्सोनॉमिस्ट की बात हो रही है, जो उस पर्टिकुलर स्पीशीज को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में, उसका नाम आफ्टर द स्पीशीज आएगा। ओके, ऑथर नेम किसके बाद आ रहा है? आफ्टर द, ऑथर नेम आफ्टर द स्पीशीज। ये कौन ऑथर है? जो डिस्क्राइब कर रहा है, हु डिस्क्राइब्ड दैट स्पीशीज। फाइन। तो अगर हम नाम दे रहे हैं, वहां पे जीनस भी है, स्पीशीज भी है और ऑथर का नाम भी दे रहे हैं, यानी साइंटिस्ट का नाम भी दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इपीथेट। फाइन। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से रूल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो उन्होंने देख लिया कि जो भी बायोलॉजिकल नेम होंगे वो लैटिनाइज्ड होंगे और इससे कोई मतलब नहीं कि उनकी ओरिजिन क्या है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि जो भी बायोलॉजिकल नेम है, चाहे वो प्लांट का नाम हो या एनिमल्स का नेम हो या किसी और ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, वहां पे 2 होंगे। एक तो जेनेरिक नेम होंगे, यानी जो रिप्रेजेंट किसे करेंगे? जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीनस को। वहीं ये नाम जो होगा स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसे? स्पीशीज को। एपिथेट मतलब उपाधि देना। ओके, तो यहां पर स्पेसिफिक एपिथेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज को। और स्पीशीज नेम यूनिक होगा, ये जो होगा ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं करेगा। जीनस नेम मैच कर सकता है। वजह क्या है कि जो जीनस है ये मोनोटिपिक भी हो सकते हैं, पॉलीटिपिक भी हो सकते हैं। पॉलीटिपिक का मतलब क्या हुआ? किसी जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज हो, और मोनोटिपिक का मतलब क्या हुआ? किसी जीनस में सिंगल स्पीशीज पाई जाती हो। ये हमेशा जरूरी नहीं कि जीनस के अंदर हमेशा एक से ज्यादा सेवरल स्पीशीज पाई जाती हो।
वहीं यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी ऑथर का नेम आप दे रहे हैं या साइंटिस्ट का नेम दे रहे हैं वो किसके बाद आ रहा है, आफ्टर द स्पीशीज आ रहा है जिसने इसको डिस्क्राइब किया है। तो जीनस प्लस स्पीशीज प्लस ऑथर के नेम को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एपिथेट, बायोलॉजिकल एपिथेट कहते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं तो हम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंगो का यानी हिंदी में हम लोग आम कहते हैं, ये तो कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम हो गया, यानी जो हमारे लोकल एरिया वाइज हिंदी में जो नेम हो गया, और ये इंग्लिश नेम हो गया। बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका, मैंगीफेरा, ये हो गया जीनस, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। देन इंडिका, ये स्पेसिफिक नेम यानी कि स्पीशीज नेम हो गया। दोनों को क्या किया हमने, सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। जेनेरिक नेम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। स्पेसिफिक नेम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज को। और आगे हम क्या लगा देंगे, लिन लगा देंगे। लिन भी लगाया जा सकता है या एल लगाया जा सकता है। तो यहां पे लिन या एल का मतलब क्या है, लीनियस की बात हो रही है, यानी ये क्या नाम हो गया, ऑथर नेम, जिन्होंने इसे सबसे पहले क्या किया था, फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। फाइन, तो ये हो गई बात किस तरह से नेमिंग की जाती है। एक खास बात और, अब सवाल ये होता है कि ये जो नॉन ऑर्गेनिज्म है या जो मिल रहे हैं उनकी नेमिंग की बात हो रही है। जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स की बात करें, है ना, बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं, उनकी नेमिंग कैसे की जाएगी, बिल्कुल यही रूल लगभग फॉलो किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, नॉमेनक्लेचर का पैटर्न क्या है, किस तरह से नॉमेनक्लेचर पैटर्न चेंज हुआ, बाइनोमियल की जरूरत क्यों हुई, मॉडर्न टाइम में कौन कौन से कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।